उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर में आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका 22 मार्च को कौन सा विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहां पे बात करेंगे आपको 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसकी यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस है आपका। विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, यानी कि जल की जो निर्भरता है, जल के संरक्षण को लेकर के इसके उद्देश्य की बात करें, जल के महत्व को रखने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए कि 50 साल के बाद जल की जो डिमांड है वो आपकी दुगनी हो जाएगी। जल आएगा कहां से, जल की गुणवत्ता को लेकर के, जल के प्रति मतलब हर प्रकार से जो पानी की जो आपकी जो आवश्यकता है उसके ऊपर या पानी के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्तर पर आपका जल दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये आपके बीच में 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो आपका 1993 में भी आपका पहली बार मनाया गया है। पहली बार की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार कब से मनाया जा रहा है, अगर ये पूछे तो 1993 से। यूएनओ ने प्रस्ताव कब रखा था, यूएनओ के अंदर जो इसकी प्रस्ताव की बात करते हैं तो 1992 में इसका प्रस्ताव रखा था। सीधा सा पूछेगा कि जल दिवस को मनाने के लिए जो प्रस्ताव है वो कब रखा गया, तो प्रस्ताव आपका 1992 में रखा गया था। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनने वाला। 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन पहली बार आपका कब 22 मार्च 1993 को पहली बार मनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे इसी दिन को लेकर के। ठीक है भाई, ओके। महत्व की बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य इसका सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना। मुख्य महत्व की अगर बात करें, इसका महत्व क्या है, तो जो सतत विकास आपका, सतत विकास की अगर हम बात करते हैं, सतत विकास के अंदर लक्ष्य, टोटल लक्ष्यों की बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 6 लक्ष्य, 6 यानी कि जो टारगेट नंबर 6 है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं हम इसको मनाया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 हिंदी में सतत विकास लक्ष्य, जो आपका सस्टेनेबल गोल, जो आपका सस्टेनेबल जो गोल 6 है, डेवलपमेंट गोल 6 है, उसको मनाने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए आपका किया जाता है। टोटल की अगर बात करें, पहले तो समय ले लो, तो 2015 से लेकर के 2030 तक आपका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो चलेगा भाई। और इसके अंदर 17 गोल हैं या 17 लक्ष्य इसके अंदर है, जिनमें से आपका एक लक्ष्य आपका ये भी है। ठीक है, इसे 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता शामिल है। क्या इसमें 2030 तक हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा आपका, तो सभी के लिए क्या आ जाएगा, सभी के लिए जल और स्वच्छता शामिल है। क्या भाई आपका सभी के लिए जल और स्वच्छता शामिल है। ठीक है, स्वच्छता आपकी शामिल है, ध्यान रखेंगे हर प्रकार से। आपका ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसमें 2050 तक बड़ा ही शानदार डाटा है, ध्यान रखिए। 2050 तक आपके 6.7 बिलियन जो लोग हैं ऐसे क्षेत्र से संबंध रखेंगे, ऐसे क्षेत्रों से होंगे जहां पर जो जल होगा आपका क्या, पानी दुर्लभ होगा। पानी क्या होगा, दुर्लभ होगा। यानी कि जहां पर क्या होगा, पानी की समस्या होगी। चलिए दोस्तों इसको एक बार फिर देखें क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। पहली बार 1993 में मनाया गया। इसका प्रस्ताव यूएनओ में 1992 में रखा गया। 22 मार्च 1993 को पहली बार मनाया गया। महत्व क्या था इसका, सतत विकास का लक्ष्य नंबर 6, 2015 से 2030 के बीच में 17 गोल थे, यानी कि गोल नंबर 6 है आपका। कह सकते 2030 में सभी जल और स्वास्थ्य, सभी को जल और स्वास्थ्य शामिल है इसके अंदर। 2050 में आपके 6.7 बिलियन लोग इकट्ठे जो ऐसे होंगे, जो ऐसे क्षेत्रों से संबंध होगा जिनका जहां पर पानी दुर्लभ होगा, यानी कि पानी वहां पर होगा नहीं या मिलेगा नहीं। दुनिया भर में पानी की मांग 2040 तक, तो 2040 तक मैंने 50 बोल दिया था, ध्यान रखेंगे, यानी कि आपके 18 साल बाद जो पानी की मांग 50% ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप इस चीज को देखेंगे, समझेंगे एक बार। देखिए पहले क्या था, हम एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे, जो कुएं से पानी आता था, एक बाल्टी पानी में हम नहा लेते थे आराम से, कपड़े वगैरह भी धुल जाते थे। ठीक है, लेकिन आज
हम सावर के नीचे, फवारे के नीचे खड़े हो जाते हैं। क्यों? उस समय हम मटका कंधे पर रख करके पानी लाते थे या हैंडपंप से पानी निकालते थे आम पब्लिक आमतौर पे। तो अब क्या है कि आप मोटर खटका दबाते हैं, मोटर से पानी कूदता है, वो कितना कूदता है, कैसे क्या, टूटी नल, मतलब वेस्ट ज्यादा करते हैं। तो डिमांड, जनसंख्या भी बढ़ रही है, वेस्ट भी ज्यादा हो गया आपका। तो ये यहाँ पर आपका 50% से ज्यादा आपका यानी कि मांग बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 2040 तक मांग बढ़ जाएगी। इसलिए जल संरक्षण पर बल देना आवश्यक है। आवश्यक क्यों हो गया आपका, ये आपके बीच में है। पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस दिवस की शुरुआत हुई थी पर्यावरण और विकास पर। किस पर हुई थी ये ध्यान रखेंगे। यूएनओ के अंदर जब प्रस्ताव था तो पर्यावरण और विकास को लेकर के ये आपकी प्रारंभ किया गया था। पर्यावरण और विकास को लेकर के आपका प्रारंभ किया था। ये आपका शानदार क्वेश्चन है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने जल दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कई इवेंट थे भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो यहां पर हमने किसकी बात करी, अपने जल दिवस की बात करी। शानदार क्वेश्चन है। यहीं पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका बिहार दिवस। भाई क्वेश्चन नंबर 2, बिहार दिवस। भाई बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो ध्यान रखेंगे बिहार दिवस भी आपका कब मनाया जाता है। और आज 23 है, तो 23 की अगर हम बात करें तो शहीदी दिवस मना रहे हैं। आज शहीदों को नमन कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। चलिए बिहार दिवस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये भी आपका कब मनाया जाता है भाई, 22 मार्च को आपका बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को आपका ये बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका, और ये आपको आगे भाई बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। देखिए ये कौन सा दिवस मना रहा अपना, तो 110वां स्थापना दिवस ये यहां पर मना रहा है। अब बात आती है इसकी स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखेंगे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 22 मार्च 1912 को ब्रिटिशों के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इसको बिहार दिवस मनाया जाता है। कहां से अलग किया था सरकार द्वारा, बंगाल से इसको अलग किया था। ध्यान रखेंगे भाई, बंगाल, जो बंगाल से अलग कब किया था, तो ये 1912 के अंदर स्थापना दिवस 22 मार्च को ब्रिटिश जो लोग थे या हम के अंग्रेजों ने बिहार को अलग कब किया था या गठन कब किया था इसका, तो गठन की हम बात करते तो 1912 में इसका गठन हो गया था क्षेत्र के, बिहार क्षेत्र के तौर पर। और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा कह सकते हैं इसका गठन किया गया था। बंगाल से इसको क्या किया गया, वेस्ट बंगाल या बंगाल से इसको अलग किया गया। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ब्रिटिश बिहार, इसलिए इसको मनाते हैं इस क्षेत्र के हिसाब से। देखिए अब यहां पर बात करते हैं पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार की थोड़ी सी बात करें तो आपका जो बिहार है पूर्वी भारत का राज्य कह सकते हैं हम यहाँ पे इसको, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भाई आपका ये 12वां राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बन जाएगा आपका ये 12वां सबसे बड़ा राज्य भाई, 12वां सबसे बड़ा राज्य। तो पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से भाई, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपका जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य भाई, तीसरा, महाराष्ट्र यूपी है ना, तीसरा सबसे बड़ा राज्य भाई। तो पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आंसर दे भी गया हूं, बस आगे पीछे थोड़ा देख लेंगे भाई। तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य आपका बिहार ही है भाई। चलिए क्षेत्रफल की बात करें 94,163 भाई, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बिहार की राजधानी की बात करें तो भाई आपको पता है पटना बिहार की राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़े शहर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा शहर भी आपका यही भी, सबसे बड़ा जो शहर है यही है। और आगे हम बात करते हैं तो इसके अंदर विधानमंडल किस प्रकार का, तो द्विसदनीय है। विधान जो मंडल है, विधानमंडल किस प्रकार का आपका, तो द्विसदनीय, यानी कि 2 सदन है भाई विधानमंडल के अंदर। एक विधान परिषद है आपकी और एक क्या है, सदनों की बात करें तो 2 सदन, एक विधान परिषद और एक विधानसभा है, ठीक है। विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें, देखिए विधान जो परिषद है इसकी सीटें आपकी कितनी है, विधान परिषद 75 सीटें हैं। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा की जो सीटें आपकी 243 है भाई, कितनी, 243 है। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा की सीटें इसकी कितनी है, 40 है भाई, 40 है। और राज्यसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी 16। ये आपका पॉलिटिकल ग्राफ, ठीक है। पटना राजधानी है, विधानमंडल 2 सदनीय है, विधान परिषद की सीटें 75 है, विधानसभा की 243 है, लोकसभा की 40 है, राज्यसभा की आपकी 16 सीटें। तो यहां पर आते हैं बात सीएम साहब कौन है भाई,
बिहार के सीएम साहब की बात करें, बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाएगा ये भी आपका। तो सीएम साहब आपके कौन है? तो ये नीतीश कुमार साहब है। कौन नहीं जानता इन्हें भाई? नीतीश जो साहब है, नीतीश कुमार साहब क्या है? नीतीश कुमार ये आपके सीएम हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका डिप्टी सीएम यहाँ पर कौन है? तो रेणु जो देवी है ये डिप्टी सीएम है भाई, रेणु देवी डिप्टी सीएम है, ध्यान रखेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। तो राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये फागू चौहान भाई। कौन आपके? फागू चौहान साहब क्या है? राज्यपाल आपके। यहां बात करी हमने किसकी? तो आपके बीच में है, हमने बिहार की बात करी। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं बिहार को लेकर के, बिहार के इतिहास की बात करते हैं तो आपने मगध साम्राज्य सुना होगा। जो मगध है वो मगध के अंदर क्या था? मगध साम्राज्य या जो 16 सुने थे आपने, 16 महाजनपद जिनमें एक मगध जनपद था, वो आपका बिहार से संबंध है। और यहीं पर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो आपने सुने हैं नालंदा, कौन सा था आपका? तक्षशिला नालंदा, तो वो भी उनका भी संबंध कहीं ना कहीं बिहार से रहा है, ध्यान रखेंगे। और मगध पर जो साम्राज्य था आपका किसका था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। महाधनानंद को चाणक्य के द्वारा, किसके द्वारा भाई? विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा। विष्णु जो गुप्त हैं, गुप्त साहब जो पंडित जी हैं, विष्णु जो गुप्त हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया था। किसको उतार करके? काफी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो महाधनानंद को उतार करके। महाधनानंद को नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन उसने गुफाओं के अंदर छुपा रखा था, इसलिए उसे महाधनानंद के नाम से जाना जाता था। एक नॉर्मल से अगर मैं बात करूं, एक प्राचार्य या आचार्य है, एक आचार्य जिसने एक नॉर्मल से बच्चे को उठाया और उसने कसम खाई थी, अपनी चुटिया की कसम खाई थी कि मैं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस पर योग्य शासक नहीं बता दूंगा। किसी बात को लेकर के विवाद होगा तो मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही है। और उसने एक ऐसे शासक को बैठाया जिसने भारत का पहला ऐसा शासक कह सकते हैं जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया। और पहला ऐसा शासक जो कि इंटरनेशनल बहू भी लेकर के भारत के अंदर आया था, कौन किसको लेकर आया था? हेलेना, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका बिहार को लेकर के बात करी हमने, जल्दी को लेकर के बात करी। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद भाई हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा का विषय रहा आपका गोल्डन लंगूर भाई, है ना? सुनहरा लंगूर चर्चा में रहा लंगूर, तो वो क्यों चर्चा में है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपका अभी क्वेश्चन बन रहा है। सुनहरा जो आपका कह सकते हैं लंगूर है, वो चर्चा में है, क्यों है, क्या हुआ है, किस वजह से चर्चा में, उसके ऊपर सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। चलो, सुनहरा या गोल्डन लंगूर चर्चा में क्यों है उसके ऊपर बात करेंगे। इनका संबंध कहां से है या मूल रूप से किस देश के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भैया आपका सुनहरा या सुनहला एक ही बात है, या गोल्डन में, जो भी आप समझे। गोल्डन लंगूर आपका चर्चा में रहा है। गोल्डन जो लंगूर है आपका, लंगूर चर्चा में है। यह मूल रूप से कहां से संबंध रखता है? मूल रूप से कहां का है? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सुनहला, अगर हम बात करते हैं गोल्डन लंगूर की, तो सबसे पहले भाई मूल रूप से ये भारत और भूटान की सीमा पर पाया जाता है। भारत और भूटान की सीमा पर पाया जाता है मूल रूप से, अगर हम बात करें। और ये अब चर्चा में, क्योंकि एक लुप्त प्राय आपका क्या भैया, आपका लुप्त प्राय जीव है। लुप्त प्राय जीव है, कह सकते हैं ये लुप्त होने वाला है, इसलिए जो आपका ये जीव है, इसलिए चर्चा में है कि अब ये खत्म हो जाएंगे, केवल भारत और भूटान की सीमाओं में पाए जाते हैं। आपकी बात करूं तो मैं जो आपका चिड़ियाघर है, असम का चिड़ियाघर है गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी जो चिड़ियाघर, उस चिड़ियाघर के अंदर ये पाया जाता है। लंगूर परियोजना का भी प्रारंभ किया था असम के द्वारा, और वहां पर एक मादा और जो नर और मादा जो आपके लंगूर थे, गोल्डन लंगूर, वहां से उन्होंने एक बच्चा भी पैदा हुआ था वहां पर, लेकिन लुप्त प्राय हुआ। क्या है कि जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर इंसानों के पैर ज्यादा देखे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लंगूर और मानव के अंदर क्या, जो सुनहला लंगूर और मानव के अंदर क्या संघर्ष हो रहा है। और अगर ये संघर्ष
संघर्ष बढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ये लंगूरों के लिए नुकसानदेह, इसलिए लुप्तप्राय की श्रेणी में इसको रख लिया गया। ध्यान रखिए, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, भारत और भूटान गोल्डन लंगूर लुप्तप्राय प्राइमेट प्रजाति है। क्या कौन सी जाति है? प्राइमेट प्रजाति है। इसकी प्रजाति की बात करें तो पूछ लेगा कौन सी प्रजाति से संबंध रखता है तो जो गोल्डन लंगूर प्राइमेट प्रजाति से संबंध रखता है। और नई है भैया आपकी, नई प्रजाति जो खोज करी गई थी वो है। और आवास में गिरावट आई है, एक अध्ययन के अनुसार आवास में गिरावट मानव पैर के निशान बढ़ने के कारण। इनकी जो आवास के पास क्या हुआ है, मानव के पैरों के निशान मिले हैं, पैरों के जिससे संघर्ष हो रहा है, पैरों के निशान मिले हैं, इससे ये बात भी आपके निकल करके आती है। पाए कहां जाते हैं अगर मैं बात करूं भारत में, तो असम जो आपका चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर गुवाहाटी के अंदर, ये गुवाहाटी में पाया जाता है, गुवाहाटी में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इस चिड़ियाघर में रखा गया है इसको, ठीक है। असम का गुवाहाटी के अंदर चिड़ियाघर में इसको, असम राज्य चिड़ियाघर है जो आपका गुवाहाटी के अंदर इसे रखा गया है। ये कहां पर? हेंगारी जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें स्थित है। कहां पर भाई आपका ये चिड़ियाघर? हेंगारी। आपका कौन सा? हेंगारी फॉरेस्ट। पूछ लेगा कौन से फॉरेस्ट के अंदर है। फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, हेंगारी फॉरेस्ट या जो वन है, हेंगारी वन के अंदर आपका ये जो चिड़ियाघर है यहां पर पाया गया है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है। और पूछ लेगा इसकी जो इसकी स्थापना, असम चिड़ियाघर की जो हेंगारी फॉरेस्ट के अंदर है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई? तो भाई 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। हेंगारी फॉरेस्ट के अंदर असम चिड़ियाघर की जो गुवाहाटी के अंदर है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी आप लोगों के बीच में है। असम ने एक गोल्डन लंगूर प्रजनन योजना चलाई थी। गोल्डन लंगूर जो आपका प्रजनन योजना कहां की है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी कहां की? आपकी भाई असम की है, असम की है। इस योजना के तहत, इस योजना को एक्चुअल में चलाया कब गया था, शुरू कब किया गया था? तो 2011 से 2011-12 में इस योजना का आरंभ किया गया था। और इन्हें सफलता 2019 में एक हल्की सी सफलता मिली थी। ध्यान रखिए, 2019 में एक मादा और नर, कौन कौन से थे पूछ लेगा आपसे। लवली, जो गोल्डन लंगूर थी आपकी लवली, उसका नाम था लवली। ये आपकी मादा थी भाई, मादा बोले तो ठीक है, फीमेल थी। मेल कौन था आपका? तो मेल था बोलिन। तो इन दोनों यानी कि एक जो इन दोनों के बोलिन, दोनों ये जो माता पिता थे, इनसे एक बच्चा पैदा हुआ था भाई, किसका? गोल्डन लंगूर का बच्चा पैदा कब हुआ था? तो 2019 में इन्होंने एक बच्चा पैदा करने में क्या कामयाबी हासिल की थी। 26 जनवरी 2019 को बच्चे को जन्म दिया था इस जोड़ी ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम बात करी, देखो किसकी बात करी हमने, तो गोल्डन लंगूर की। सबसे पहले बात करें चर्चा में, क्योंकि लुप्तप्राय की श्रेणी में आ चुका है। असम हमने लंगूर परियोजना की बात करी, गुवाहाटी के हेंगारी फॉरेस्ट के अंदर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। मूल रूप से बात करें तो भारत और भूटान के जो क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, सीमा के ऊपर ये पाए जाते हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। भूटान और किसकी बात करूं तो BBIM एक समझौता हुआ था आपका, BBIM एक समझौता हुआ था आपका। क्या था भाई? बांग्लादेश था आपका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और म्यांमार। ये क्या था आपका? वाहन समझौता था। ध्यान रखेंगे, वाहन समझौता, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है आपके, एक दूसरे को एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या दे दिया जाएगा, एक आपको परमिट दे दिया जाएगा। कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी भी देश का किसी भी देश के साथ जा सकता है। लेकिन 2016 में भूटान में चर्चा का विषय रहा। 2016 में भूटान का जो संसद था, भूटान के संसद ने मना कर दिया था। और अभी हाल ही में आपकी कब? मार्च 2022 में दोबारा से बैठक हुई थी। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है, आपका सामान लेकर के जा रहा है, तो सीमा पर क्या है, अगले देश के ट्रांसपोर्ट में डाल दिया जाता। अब उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया था? एक वाहन समझौता किया गया था। पूछ लेगा किस किस देशों के बीच में, तो दोनों सारे के सारे आपके सार्क देश से संबंध रखने वाले, सार्क से संबंध रखने वाले भी हैं। लेकिन भूटान ने ऑब्जेक्शन कर रखा, लेकिन भूटान का भारत के साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि इसने द्विपक्षीय समझौता भी कर रखा। द्विपक्षीय यानी कि भारत और भूटान के बीच में द्विपक्षीय समझौता भी हो रखा, किसको लेकर? वाहन को लेकर के। इसलिए भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बांग्लादेश और म्यांमार से इसकी दिक्कत रहने वाली है, ठीक है भाई। तो वहां पर आपके पाए जाते हैं। हमने लंगूर की बात करी, गोल्डन लंगूर, चिड़ियाघर की बात करी, सारी की सारी बातें। स्थापना की बात करें 1957 में स्थापना। अब थोड़ी सी असम की अगर हम बात करते हैं, तो असम की राजधानी को आपको पता है गुवाहाटी है। असम की राजधानी कौन नहीं जानता है? असम की राजधानी कहाँ है? ये सारी चीजें आपको पता है। हाईकोर्ट गुवाहाटी के अंदर है, ये भी देखेंगे। असम के साथ ही हम बात करते हैं। असम के अंदर मुख्य जो बात है वो एक बाढ़ कौन सी नदी लेकर के आती है, तो असम के अंदर जो बाढ़ लेकर के आती है आपके ब्रह्मपुत्र जो
ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये असम के अंदर बाढ़ लेकर के आती है। जिस प्रकार से बिहार की जो शोक नदी के नाम से हम जिसको जानते हैं, कोसी जो नदी है, कोसी नदी को हम जानते हैं बिहार के शोक के नाम से, तो यहाँ बिहार ब्रह्मपुत्र को असम का शोक तो नहीं कहते, लेकिन उसी तरीके से इसको समझते हैं कि बाढ़ की जिम्मेवारी इसे ही माना जाता है। क्योंकि जब ये आपकी पैरेलल बह करके हिंदुस्तान की जो पूरी आपकी उत्तर पूर्वी सीमा के साथ पैरेलल बहती है और अरुणाचल प्रदेश से नामचा पर्वत से टकरा करके ये जल अरुणाचल से प्रवेश करती है, तो असम में जाते जाते भारी अवसाद ये अपने साथ लेकर के जाती है तेजी के कारण, और पानी की जो वहन करने की क्षमता वो कम हो जाती है और ये बाढ़ लेकर के आती है आपका। दूसरी बात है 1971 के अंदर ध्यान रखेंगे, 1971 में बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश का जन्म हुआ और वहां से बहुत सारे शरणार्थी कहां पर पहुंच गए, आपके असम के अंदर आ गए, असम के अंदर आगे और यहां पर दंगे फसाद हुए। असम के जो मूल नागरिक थे, असम के मूल नागरिक थे, उन मूल नागरिकों ने क्या किया, इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि हमारी तो सभ्यता और संस्कृति खत्म कर देंगे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके वो कौन थे, तो राजीव गांधी साहब थे। राजीव गांधी साहब के सामने बहुत बड़ी समस्या थी ये लिट्टे और असम की जो समस्या थी, बहुत भारी समस्या थी, राजीव गांधी ने सामना किया था, इसका ध्यान रखेंगे। और उसी उन्होंने ही असम अकॉर्ड की स्थापना करी, अकॉर्ड, और अकॉर्ड असम अकॉर्ड की जो स्थापना करी थी, इस अकॉर्ड का काम केवल यही था कि मूल रूप से कौन लोग आपके असम के हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था आपका, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, उसका संबंध असम अकॉर्ड से था, असम से कह सकते हैं नागरिकता से था। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जो कि शानदार रहने वाला है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं। अभी हाल ही में आपके जयंत घोष आपके क्या रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। ये कौन है भाई, जयती घोष चर्चा में है, ये कौन है? जयती घोष चर्चा में, क्यों चर्चा में है, कैसे चर्चा में, आपको बता देता हूं। तो इन्हें एक नया विभाग तैयार किया गया यूएनओ के अंदर। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें आपकी, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक नया विभाग तैयार किया गया। उस नए विभाग में सदस्य के तौर पे इनको डाला गया है, जयंत घोष को। जयंत घोष ऐसे भारतीय हैं जिन्हें उस विभाग के लिए चुना गया है, ध्यान रखेंगे। साथ ही बताएं, आपको मालूम है किसने चुना इनको, तो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस की बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस कौन है, महासचिव, यानी कि यूएनओ का सबसे बड़ा जो पद होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है, महासचिव का पद होता है। और महासचिव की अगर मैं बात करूं तो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस की अगर हम बात करते हैं तो कहां से संबंध है, पुर्तगाल से। पुर्तगालियों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आने वाली, मध्यकाल में भारत में आने वाली, जो मध्यकाल के बाद अगर आधुनिक समय की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए, नए रास्ते से भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली पहली शक्ति कौन सी थी, तो आपकी पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों की भी बात करूं तो कौन पहुंचा था उसके अंदर, तो बता देता हूं, उत्तर महासा अंतर्द्वीपीय कैप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए वास्को डी गामा आपका मई में कहां पर पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह में भी अगर हम जगह पूछते तो कापक डाकू नामक जगह पर पहुंचा था। किसकी मदद से पहुंचा था, अब्दुल मजीद की मदद से पहुंचा है। दोस्तों ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है रेपिटेशन में बार बार आपके बीच में आ रहे हैं, ये याद होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और वहां पर जमोरिन ने क्या किया था, उसका स्वागत किया था। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जयती घोष कौन आपके, तो जयती घोष की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो जो यूएनओ के जो महासचिव हैं, यूएनओ सबसे बड़ी बात तो यह है कि महासचिव सबसे बड़ा पद होता है, महासचिव। और यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि अगले वर्ल्ड वार को टालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में जो महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरेस है। और ये भाई साहब कहां से संबंध रखते हैं, तो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, या पुर्तगाली ओल्ड या एक्स पीएम कह सकते हो, पहले पीएम थे, कहां के भाई, पुर्तगाल के पीएम थे, जो कि वर्तमान में क्या आपके ये यूएनओ के महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीटेरलिज्म का इनको क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया। किसको, जयंत घोष को। तो लिखेंगे यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो था उसका प्रभावी पक्ष बहुपक्षवाद पर सलाहकार बोर्ड, प्रभावी द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रभावी बहुपक्षवाद पर सलाहकार बोर्ड, यूएन एडवाइजरी बोर्ड इफेक्टिव मल्टीटेरलिज्म में नियुक्त किया है। इस बहुपक्षीय सलाहकार बोर्ड के अंदर इनको क्या किया है, बोर्ड के अंदर नियुक्त किया गया। तो लिख सकते हैं यूएन एडवाइजरी जो आपकी है बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव
लिजम इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया और मूल रूप से भारतीय हैं। ये भारत के रहने वाले जयंत घोष प्रथम भारतीय ऐसे हैं जिनको, और ये क्या रहेंगे इनका यहाँ पर नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए ये चर्चा में है। सलाहकार बोर्ड जो रहेगा, यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भारत के व्यक्ति को किसी बोर्ड में नियुक्त करना, वो भी महासचिव नियुक्त कर रहे। 3 लोगों के साथ मिलकर के कमेटी थी, उन 3 लोगों ने मिलकर के इनका क्या किया है, चयन किया है। शानदार क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक बार मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपने लेना है ले सकते हैं, ठीक है। यूएनओ के बारे में, यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ युद्धों को टालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही हम बात करते हैं यूएनओ के जो बड़े भाग है, कितने बड़े भागों में बांटा जाता है, तो यूएनओ को 6 बड़े भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सबसे ताकतवर कौन सा भाग होता है तो आपका महासभा सुरक्षा परिषद को हम मानते हैं। महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के संसद के नाम से किसको जाना जाता है, तो महासभा को जाना जाता है विश्व का। साथ ही हम बात करते हैं कि विश्व के थाने के नाम से किसको जाना जाता है, तो सुरक्षा परिषद को विश्व के थाने के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ में एक ये सारे के सारे 5 जो हैं आपके 5 ऑफिस हेडक्वार्टर एक जगह पर है। कहां पर है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक इनका ऑफिस क्या है, दूर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहां पर है, नीदरलैंड के अंदर इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहां पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे भाई। चलिए, हाल ही में जो चर्चा में रहा आपका अक्वा मैप क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद मेरे ख्याल में। अक्वा मैप, अक्वा मैप क्या है, इसका संबंध किससे। अक्वा मैप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान रखेंगे, अक्वा मैप की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, जैसे अक्वा गार्ड आपने सुना ना, तो इस दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि अक्वा मैप का संबंध सीधी सी बात करें तो पानी से है। पानी की गुणवत्ता को लेकर के सारी चीजें यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे हम एक बार। देखिए अक्वा मैप के तो जल प्रबंधन और नीति केंद्र, अक्वा मैप का उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक, तो अक्वा मैप का उद्घाटन हुआ आपका भाई, उद्घाटन किसने किया है, तो ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है कौन, आपके प्रोफेसर विजय राघवन द्वारा, विजय राघवन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखेंगे अक्वा मैप का, इसमें है क्या, और ये है कौन, विजय राघवन द्वारा। कहां से संबंधित, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास में किया गया। इसकी वेबसाइट भी लॉन्च करी अलग से, इसकी क्या वेबसाइट लॉन्च कर दी है, वेबसाइट जो लॉन्च है वो भी यहां पर कर दी गई है। अक्वा मैप का उद्देश्य स्मार्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके पानी की समस्याओं को, पानी के लिए फिर क्वेश्चन आ गया क्योंकि गर्मी चल रही है, पानी को लेकर के एक और शानदार क्वेश्चन आ गया, यानी कि पानी की उचित व्यवस्था करने के लिए एक अक्वा मैप यहां पर क्या गया, लॉन्च किया। ध्यान रखेंगे उद्घाटन किसने किया, विजय राघवन द्वारा किया गया। उद्देश्य स्मार्ट जल प्रबंधन, स्मार्ट जल प्रबंधन की यहां पर बात हो रही है भाई, ठीक है। पानी की समस्याओं के कारण आने वाली चुनौती जो है या समस्याओं का समाधान भाई, पानी से उत्पन्न समस्या, पानी के लिए जो समस्या है उनका समाधान भाई, उनका समाधान, ध्यान इसका उद्देश्य रहा है, ये भी उद्देश्य रहा है। जल प्रबंधन प्रथाओं जो चल रही है आपकी, तो अक्वा मैप में क्या रहेगा ये आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अक्वा मैप के अन्वेषण की बात करें तो पानी से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए ये अलग अलग, यानी कि जो भी पानी से जुड़ी जो चीजें हैं, कहाँ पर कितना पानी किस प्रकार की गुणवत्ता रखता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। तो सीधा सा अक्वा मैप की अगर हम बात करते हैं तो विजय राघवन द्वारा आपका क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, आईआईटी मद्रास के अंदर किया गया है। और जल प्रबंधन और नीति केंद्र, अक्वा मैप जल प्रबंधन इनके संबंध की बात करें, और नीति जो केंद्र है, नीति केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। वास्तविक जीवन की जल समस्याओं का समाधान करना, हासिल करना उद्देश्य, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा कम से कम 6 जलनाकर गाँव कस्बों को पायलट अध्ययन पूरा करना, जिसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगा। देखिए होगा क्या, पानी को चेक करेंगे कहाँ किस प्रकार से, मतलब सारा जल की व्यवस्था को लेकर के। बस इतनी सी बात में, मद्रास कहाँ की राजधानी आपको पता है, मद्रास के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको आईआईटी जो मद्रास है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। ओके, अभी हाल ही में आशीष झा, कौन आपके चर्चा में रहे, आशीष जो झा साहब हैं, आशीष झा चर्चा में है। ये चर्चा में है क्यों भाई, यूएसए से खबर है,
यूएसए से बोलते तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से खबर है, व्हाइट हाउस के अंदर इन्हें कोविड को लेकर के इन्हें नियुक्त किया है डॉक्टर आशीष झा को। हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी आशीष झा साहब के बारे में। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के हैं भाई, भारतीय मूल के हैं। इससे पहले मैं इनके ऊपर बात करूं तो भारतीय मूल की कौन आपकी जो कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की। यानी कि धीरे धीरे हम व्हाइट हाउस पर भी क्या कर रहे हैं भाई, कब्जा कर रहे हैं, समझ गए आप। तो भारतीय मूल के हैं ये, भारतीय मूल के। इन्हें किसके लिए व्हाइट हाउस के अंदर किस लिए भी आशीष झा को नया कोविड प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है। नया कह सकते हो आप, नया कोविड हटा दो, नया को भी हटा दो, डायरेक्ट लिख लेंगे कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक, व्हाइट हाउस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर कह सकते हो आप इसको, समन्वयक, प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? आशीष झा को। या कह सकते हैं इसको आप रिस्पॉन्स, कोविड-19 रिस्पॉन्स। ऐसे अगर इंग्लिश की बात करें कई चीजें समझ में नहीं आती हिंदी में, तो कोविड-19 आपका रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है? कोऑर्डिनेटर लिख लेना भाई, कोऑर्डिनेटर के तौर पे किसे? तो आशीष झा को व्हाइट हाउस के अंदर। कहां पर भाई? जहां पर उनके राष्ट्रपति रहते, व्हाइट हाउस। भारत के राष्ट्रपति कहां पर रहते हैं? तो रायसीना हिल्स जो है, रायसीना हिल्स पर बना आपका क्या, राष्ट्रपति भवन। आपका जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के अंदर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। ऐसे ही उनके राष्ट्रपति कहां पर रहते हैं? तो व्हाइट हाउस के अंदर उनके राष्ट्रपति बैठते हैं। ठीक है, चलिए। आशीष झा स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। इनकी अगर हम बात करें तो क्या आती है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। और इन्हें अभी हाल ही में ये इसके लिए इन्होंने इबोला वायरस पर भी इन्होंने काम किया भाई। इबोला वायरस, स्वास्थ्य विशेषज्ञ इबोला वायरस पर 2014 में इन्होंने वेस्टर्न जो अफ्रीका था आपका, पश्चिम अफ्रीका के अंदर, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर इन्होंने एक पैनल के रूप में, सह अध्यक्ष के रूप में काम किया था। यहाँ पर जो पैनल था सह अध्यक्ष, इबोला से निपटने के सह अध्यक्ष के रूप में काम किया। किसने किया आपका? तो आशीष झा ने। आज ये व्हाइट हाउस के अंदर कोविड आपके कह सकते हैं रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व करने की बात है। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की अगर हम बात करें तो देखिए 50 स्टेट है इसके अंदर। एक आपका फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, क्या है आपका? एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। 50 राज्य हो गए भाई, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक आपका एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, पूछ लेगा आप लोगों से। और क्या है इसके अंदर भी? 5 स्वशासित क्षेत्र है। 5 स्वशासित जो क्षेत्र हैं कहां पर? आपके यूएसए के अंदर हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन जो डीसी है, आपको पता वाशिंगटन डीसी कोटा एक नदी के किनारे आपकी राजधानी है। ध्यान रखेंगे। संघीय संसदीय लोकतंत्र, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार कैसी हुई? सरकार संघीय लोकतंत्र, संघीय जो आपकी है, संघीय संसदीय, संघीय भी है, संसदीय भी है और लोकतंत्र भी है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा बड़ा, भूमि के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पर पहुंच जाता है। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो भारत के बाद ये तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? कमीना चीन जनसंख्या के अंदर पहले नंबर पर है। ठीक है भाई, चले आगे। अभी चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका। खनिज अन्वेषण के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? करेगा एनएमडीसी। अभी हाल ही में एनएमडीसी चर्चा में है भाई, चर्चा में है। क्यों? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये आपका एनएमडीसी क्या है और चर्चा में क्यों है। यानी कि जो खनिज तत्वों को ढूंढने का जो काम करता है वो आपका क्या एनएमडीसी है, ध्यान रखेंगे। और ये चर्चा भी इसलिए कि अब ये खनिज अन्वेषण के लिए, यानी कि खनिजों को ढूंढने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषण के लिए किसका यूज करेगा भाई? ड्रोन। जो आपका ड्रोन, आज की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो ड्रोन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखेंगे। ड्रोन का प्रयोग करेगा भाई। कौन करेगा? एनएमडीसी। एनएमडीसी की बात करते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या आपका? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या माइनिंग। काम क्या है इसका? माइनिंग करना, यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि खनिजों को ढूंढना। माइनिंग प्रकार की बात करें तो वर्ष किसका भाई? भारत सरकार की बात करते हैं, भारत सरकार के अधीन रहता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। स्थापना की बात करें तो 1958 में एनएमडीसी की जो स्थापना है, स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई है? 1958 में। अध्यक्ष या प्रबंधक के तौर पर कौन काम कर रहे हैं इसके, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सुमित देव, आपके सुमित जो देव हैं, ये इसके क्या है भाई? अध्यक्ष हैं, एनएमडीसी के अध्यक्ष हैं। और ये अभी खनिज ढूंढने में किसका यूज कर रहे हैं? ड्रोन का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर की बात करते हैं इसका, तो हैदराबाद के अंदर आपका क्या है? हैदराबाद जो बाद है आपका हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो इसे भारत में 1948 में मिलाया गया था, ध्यान रखेंगे। निजामों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है, किसके शहर के नाम से? निजामों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। निजामों का शहर था। पुलिस ऑपरेशन कह सकते हो, ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको मिलाया गया था। ऑपरेशन जो आपका पोलो है, पोलो के द्वारा इसे भारत के अंदर शामिल किया गया था 1948। ये संयुक्त रूप से पुलिस और आपका आर्मी का क्या था? एक ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के तहत इसे मिलाया गया। तो हैदराबाद के अंदर इसका आपका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय खनिज विकास प्रबंधक कह सकते हैं आप इसको। और पहली बार भारत में इसके लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे। किसके सहयोग से कर रही है? बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो एनएमडीआईसी आपका आईआईटी खड़गपुर भाई, खड़गपुर है, खड़गपुर के सहयोग से, सहयोग की अगर बात करें तो सहयोग किसका लिया जा रहा है? आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से आपका ड्रोन का यूज किया जाएगा और यहाँ पर खनिज पदार्थों को ढूंढा जाएगा। बहुत शानदार आपका क्वेश्चन बन रहा है। खनिजों की खोज एनआईटी द्वारा कहाँ की जा रही है अभी हाल ही में? तो हीरो के लिए छत्तीसगढ़ के, देखिए अभी कहां पर चलिए, तो हीरे खोजे जा रहे हैं आपके कहां पर भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर हीरे खोजे जा रहे हैं। हीरे कहां पर खोजे जा रहे हैं? बलौदा और बेलमुंडी ब्लॉक में। बलौदा और बेलमुंडी जो ब्लॉक हैं, बेलमुंडी ब्लॉक के अंदर अभी एनएमडीसी आपका क्या खोज रहा है? क्या खोज रहा है? हीरे की खोज कर रहा है। शानदार क्वेश्चन लिया आपका, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको आगे काम आएगा। चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का देखिए भाई, उज्ज्वल परिवार काफी मेहनत कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आपकी मर्जी है आप कितना समझ पा रहे हैं। पेपरों का सीजन आ रहा है भाई, धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, आपके एग्जाम्स जो हैं भाई पास आ रहे हैं, तो हो सके तो पढ़ाई शुरू कर दो भाई, है ना। बाकी भाई आप समझ पा रहे हैं कितना क्या बोले। हर बार मैं तो एक बात बोलता हूँ, क्लास को देखो, क्लास को शेयर करो, पर मेरी बात आपको भाई बहुत कम समझ में आ रही है। चलो जो भी हो गई। देखना दोस्तों, ध्यान रखना, समय को समय रहते पकड़ लेना, कहीं ये ना हो कि पछताया हो जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा ये बोलता रहता हूँ, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, समय बलवान होता है, नहीं होता इंसान। वन में लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। मेरे दोस्तों, जब पेपर सिर पे आ जाएगा, 20 दिन 25 दिन 50 दिन पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, 50 दिन के अंदर हाउ कैन बी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप कम से कम 12 साल की पढ़ाई, 6 साल की पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे। 6 साल की पढ़ाई 50 दिन में या 60 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है भाई ये बात। आपके समझ में क्यों नहीं आ रही है? आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर, बट जितना है वो मुझे पता है कि दिमाग में डिस्ट्रैक्शन है, पेपर होंगे, कब होंगे, क्या होगा, ये चीज़ें दिमाग में आपके चलती रहती हैं और यही चीज़ें आपको गर्त की तरफ लेके चलती हैं। धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं लगता तुम्हारे साथ क्या हो गया। बाद में फिर बोलते हैं हमने बहुत मेहनत करी। अरे काहे की मेहनत करी? समय रहते अगर आप जग जाओगे तो मेहनत करोगे, समय जब निकल जाएगा फिर कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। चलो अभी हाल ही में चर्चा में रही है आपका बीएसएनएल और बीबीएल, क्या है ये ड्रामा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम यहाँ पर। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, क्या चर्चा में रहा आपका? बीबीएनएल और बीएसएनएल दोनों सरकारी कंपनियां हैं, चर्चा में है। क्यों भाई चर्चा में है? क्यों भाई? देखिए दोनों कंपनियों का क्या किया जा रहा है भाई, दोनों कंपनियों का विलय किया जा रहा है और 31 मार्च तक ये विलय होना था कंप्लीट, इसलिए चर्चा का विषय। यानी कि दोनों जो कंपनियां आपकी, दोनों दूरसंचार से जुड़ी कंपनियां हैं, ध्यान रखेंगे, तो दोनों कंपनियों का विलय हो रहा है भाई,
विलय या इनको आपस में मर्ज किया जा रहा है, कह सकते हो आप। विलय हो रहा है, कब तक होना था? 31 मार्च 2022 तक इनका विलय होना था। ठीक है, तो बीएसएनएल की अगर मैं बात करूं, बीबीएनएल ले लेते हैं पहले। देखिए बीबीएनएल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी है बीबीएनएल, ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड क्या होगी आपकी? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड होगी क्या आपकी। और बीएसएनएल की अगर हम बात करते हैं, भारत बीएसएनएल की भी बात कर रहा हूं थोड़ी सी भी, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत जो संचार निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड भाई आपकी। दोनों कंपनियों का विलय किया जा रहा है, दोनों कंपनियां घाटे में चल रही है। दोनों कंपनियों को लाइसेंस को लेकर के अगर मैं बात करूं तो 60,000 करोड़ के आसपास इनके ऊपर घाटा है भाई। ठीक है, चलो, तो दोनों कंपनी अगर विलय हो जाएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए बीएसएनएल का विलय का फैसला लिया गया था, पहले लिया गया था 31 मार्च को, पूरा होने वाला था भाई। सरकारी योजना लगभग कितनी पूंजी डालने की है? तो 1 पॉइंट सरकार की योजना, तो सरकार के अनुसार 1.6 लाख जो करोड़ है रुपए है, ये पूंजी सरकार डालने की योजना है, जिसमें अलग से बात करें तो 36,260 करोड़ रुपए अगले 3 वर्षों की अवधि में बीएसएनएल के लिए नगद सहायता होगी। तो और क्या कर रही है इसमें? आपका 36,260 करोड़ जो रुपए हैं ये 3 वर्ष में अलग से सहायता होगी। 3 वर्ष में बीएसएनएल के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, बीएसएनएल के लिए गवर्नमेंट सहायता कर रही है। एक एमटीएनएल भी है आपका, ध्यान रखेंगे, उसी को कह सकते हैं भाई कह सकते हैं। ठीक है, ओके। 31 जनवरी तक बीएसएनएल या एमटीएनएल पर जो संयुक्त कर्ज था वो कितना था? 31 जनवरी 2022 तक जो ऋण था उसके कर्जे की अगर मैं बात करूं तो कितना था भाई? 59, मैंने बोला ना 60,000, तो 59,588 जो सीआर करोड़ रुपए जो क्या था? कर्जा था भाई, ये कर्जा था इसके ऊपर। इस कर्जे से जूझ रही कंपनियों को कह सकते हैं, इस कर्जे से बचाने के लिए कंपनियों को यहाँ पर इनका विलय किया गया था, इसका विलय किया गया था, ध्यान रखेंगे भाई। इस संगठन में एजीआर बकाया सेक्टर शुल्क, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पर बकाया, तो कह सकते हैं सीधा सा एजीआर जो बकाया है आपका, ये इसके ऊपर बकाया था। एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, एडजस्टेड इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू क्या है? एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू क्या है? ये बकाया है भाई। कितना बकाया है? तो ये 43,163, 43,148, माफी चाहूंगा, 43,148 जो करोड़ है ये आपका रेवेन्यू बकाया है। किन के ऊपर? बीएसएनएल के ऊपर कह सकते हो आप, एमटीएनएल पे कह सकते हो, दोनों के ऊपर ये बकाया है। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। अब है इनको आपस में विलय करेंगे तो देखिए 5,60,000 अगर विलय होता है तो क्या होता है? 5,60,000 जो किलोमीटर के साथ बीबीएनएल, किलोमीटर जो वायर है बीबीएनएल की है भाई, बीबीएनएल की है। साथ ही हम बात करते हैं बीएसएनएल की, तो ये आपकी भाई 8,60,000, ये आपकी किसकी है? बीएसएनएल की, बीएसएनएल की। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 1.42 मिलियन आपका किलोमीटर एकीकृत फाइबर नेटवर्क हो जाएगा। मिलियन एकीकृत फाइबर नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क कितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा आपका? तो देखो यहां समझना भाई 5,60,000 किलोमीटर आपका बीबीएनएल का है नेटवर्क। फाइबर केबल की बात हो रही है, जिसमें आप लोग बोलते हैं ना, बोलो फाइबर केबल बिछो लो स्पीड तेज आ जाएगी, उसकी बात करें। बीएसएनएल की बात करते हो 8,60,000 जो आपका बीएसएनएल है, दोनों को मिलाकर 1.42 आपका क्या हो जाएगा? मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। और अंतिम गांव तक भाई, अंतिम जो गांव है वहां तक ये दूर संचार की सुविधा उपलब्ध कराने में क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। ये भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो चर्चा में क्यों है? ये सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो चर्चा में इसलिए थी आपकी ये कंपनियां, मैंने बात करी यहाँ पर बीएसएनएल की बात करी, दोनों के दोनों सरकारी कंपनियां हैं। आपकी कर्जा होने के कारण और गांवों तक सुख सुविधा पहुंचाने के कारण सरकार के दिमाग में एक योजना है, दोनों का विलय कराने की बात कर दी गई है। और आपके बीच में जो नेटवर्क है वो भी आपके बीच में आपके सामने है। चलो ठीक है, चलिए अगली बात करके अगला क्वेश्चन आपका चर्चा में है। अभी आपका लिमिटेड अभ्यास चर्चा में है। ये कहां पर हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। लिमिट टाइप या जो भी पढ़े हैं आप इसको, 2022
सैन्य युद्ध अभ्यास चर्चा में है। तो युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, देखिए युद्ध अभ्यास किया क्यों जाता है? दो सेनाओं के बीच में उनके आपस की सामंजस्य को बढ़ाने के लिए, उनके टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए, उनके ऑपरेशन को साझा करने के लिए, उनके काम करने के तरीकों को साझा करने के लिए, उनकी कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से दूसरी सेना निकलती है उससे उस चीज की जानकारी लेने के लिए युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। और खास तौर पर अगर मैं बात करती हूँ मित्र राष्ट्रों के साथ होते हैं, जो दुश्मन राष्ट्र होता है उनके बीच में युद्ध अभ्यास नहीं किया जाता, ध्यान रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये किन राष्ट्रों के बीच में किया जाता है? तो जो दुश्मन राष्ट्र होते हैं उनके बीच में तो कतई नहीं होता है, जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनके बीच में टेक्नोलॉजी साझा करी जाती है। ये क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो आपका लिमिटेड के इस युद्ध अभ्यास की अगर मैं बात करता हूं, तो भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल किस किस के बीच में हो रहा है? आपका भारतीय आपकी सेना, भारतीय सेना और आपका प्लस में कह सकते हैं, वर्षिज कह सकते हैं, आपका सेशेल्स जो रक्षा बल है, रक्षा बलों के बीच में भी, रक्षा बल के मध्य में ये आपका हो रहा है, ठीक है। सेशेल्स जो आपका रक्षा बल है, इन दोनों के बीच में आपका ये हो रहा है। वर्षिज कर लीजिए इसको ना, कई चीजें लिख दी मैंने एक साथ, बस ठीक है, ओके। अब है क्या इसके अंदर, यानी कि जो अर्ध निकाय है आपके, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी जो कि आपके अर्ध नगर हैं, उन अर्ध नगरों में किस प्रकार से टेररिस्ट घुसते हैं और आम पब्लिक को बचा करके किस प्रकार से टेररिस्ट को खत्म करें, वो यहां पर युद्ध अभ्यास किया जाएगा। तो भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा रहेगा? सबसे पहले बात करें 22 मार्च से, यानी कि कल से आपका ये शुरू हुआ 22 मार्च से और आपका 31 मार्च तक ये चलेगा भाई। 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है मित्रों। कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे भाई, पूछ लेगा आपसे कौन सा संस्करण है, तो 9वां संस्करण है ये आपका, ठीक है, ओके। सेशेल्स की रक्षा बलों के बीच में हो रहा है 9वां सैन्य संयुक्त अभियान जो आपका है। इसमें अगर मैं बात करूं तो भारतीय सेना और एसडीएफ आपका क्या हो जाएगा? ये सेशेल्स से रक्षा डिफेंस जो फोर्सेज है एसडीएफ के बीच में हो रहा है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अभ्यास लक्ष्य अर्ध शहरी वातावरण में, मैंने बताया ना अभी, जो आपके अर्ध शहरी वातावरण यानी कि कस्बों में अर्ध शहरी जो वातावरण है, शहरी वातावरण जो है, वातावरणों में क्या कर रहा है? शत्रु को खलास करने के लिए ये किया जा रहा है। एसडीएफ के साथ वर्षित अगर भारत की कौन सी सेना की टुकड़ी ले रही है, तो भाई मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, गोरखा। अरे वाह, गोरखा आपकी टुकड़ी 2/3 कह सकते हैं, 2-3 गोरखा, 2/3 गोरखा जो आपकी है। गोरखा राइफल्स समूह, गोरखा राइफल्स जो समूह है, राइफल बटालियन, इसके सैनिक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और सेशेल्स ने इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? आपका सेशेल्स इसका क्या कर रहा है? मेजबानी भाई। सेशेल्स कहां लिख दिया मैंने? चलो ठीक है, जहां भी लिखा नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिख लेता हूं। सेशेल्स मेजबानी कौन कर रहा है? मेजबानी की अगर मैं बात करी तो टेररिस्ट एक्टिविटी जो अर्ध नगरीय स्थल है उन पर आपका ये मेजबानी कर रहा है। भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं तो 9 आपकी 2-3 गोरखा राइफल्स के जो जवान है वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत वीर बटालियन के नाम से, खैर जो सेना में जिसने ड्रेस पहन ली भाई वो वीर ही है, वो हो ही नहीं सकता कायर किसी भी हालत में। जिसने भारतीय सेना, जिसने तिरंगा दिल पे लगा लिया वो वीर ही है हमारी तरफ से, जो हमारी रक्षा कर रहा है, जो सेना के देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के सैनिक के रूप में काम कर रहा है वो वीर ही है। जिसने अपने पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके देश की रक्षा कर रहा है वो वीर ही है। वो जो 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर से नीचे काम कर रहा है, जहां पर खड़ा है, वो वीर ही है भाई, ठीक है। इनके लिए एक वर्ड था, जनरल मानेकशॉ ने एक वर्ड बोला था इनके लिए, क्योंकि मैंने सैनिक जिंदगी जी है तो मुझे पता है। अगर कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर ये बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता है किसी से भी नहीं डरता हूं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा राइफल्स का जवान है। यानी कि भारतीय सेना गोरखा राइफल्स का जवान है, भारतीय सैनिक ही ऐसी बात बोल सकता है कि मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, या फिर वो झूठा है। यानी कि अगर वो भारतीय सैनिक है तो सत्य बात है, और अगर भारतीय सैनिक नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। ये जनरल मानेकशॉ ने ये बात बोली थी, जो कि अपने आप में बहुत बहादुर व्यक्ति थे भाई, बहुत बहादुर व्यक्ति थे। घायल होने के बाद में उन्होंने युद्ध में बहुत बड़ा अपनी जो शहादत दी थी, उनकी वीरता को हम भुला नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार भी कहीं ना कहीं आपका इस वीरतापूर्ण ओजस्वी जो लोग हैं उनसे टच में है, और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारे टच में, तो आप भी वीर ही हैं मेरी तरफ से।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो आपके स्टैटिक जीके के साथ आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए लेकर के हम आते रहेंगे। आपसे बस सिर्फ विनती इतनी है, अगर कोई कमी है तो कृपया करके डायरेक्ट फोन करके हमें बता सकते हैं कि सर इसमें ये चेंजमेंट करें। हाँ, एक कमी मुझे महसूस हो रही है, वो मुझे पता है, आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जमाना है। सर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, डिजिटल बोर्ड नहीं लगा रहे। मैं चलो आप नहीं बोलते, मैं बता देता हूं, तुम्हें तो चमक धमक चाहिए। अरे भाई, चमक धमक नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए। आपकी 60 मिनट की क्लास में अगर मैं 4 बार बोर्ड अगर रफ करता हूं तो 4 मिनट ही खाता हूं यार भाई। ये सोच लेना, 4 महीने हमने किसी को फोन पे एंटरटेनमेंट कर लिया था, किसी के साथ बेमतलब की बात कर ली थी, बस इतना ही तो दिल समझाना है। लेकिन कंटेंट वहां से जो दिखावा करते हैं उन लोगों से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन जो आपके पेपर में कोई एग्जाम आने तो दो, कोई एग्जाम आने दो, उसके बाद क्लास देखना, उस क्लास को ढूंढना कि कितने क्वेश्चन यहां से हैं। तो मेरे मित्रों, इस क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ तो स्किप कर जाएंगे, शक्ल खराब है इसलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उज्जवल परिवार की तरफ से खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।